हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्राचीन भारत के सामान्य परिचय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, भारत के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी तक। दूसरा मध्यकालीन भारत, लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। और तीसरा आधुनिक भारत, यानी 18वीं शताब्दी से स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद तक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? मध्यकाल, आधुनिक काल, प्राचीन काल या फिर औपनिवेशिक काल? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन काल। दोस्तों, भारतीय इतिहास का सबसे पहला और सबसे पुराना काल प्राचीन काल कहलाता है। इसके बाद प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, यही क्रम माना जाता है। यानी इतिहास की शुरुआत प्राचीन काल से होती है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य और गुप्त आदि शामिल हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेश यात्रियों के विवरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, भारतीय इतिहास का अध्ययन केवल एक स्रोत से नहीं है, बल्कि कई स्रोतों से किया जाता है। जैसे पुरातात्विक स्रोत, जैसे शिलालेख, सिक्के, मूर्तियां, भवनों के अवशेष आदि। साहित्यिक स्रोत, जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथ आदि। और विदेश यात्रियों के विवरण, जैसे मेगस्थनीज, फायान, हेमसांग, अल्बर्टोनी आदि के यात्रा वृत्तांत। इन सभी स्रोतों की मदद से हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। वे यूनान यानी ग्रीस के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने हिस्ट्रीज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें विभिन्न देशों, युद्धों और घटनाओं का वर्णन किया गया है, और इसी कारण उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों कि हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक हैं। मेगस्थनीज जो है वो इंडिका के लेखक हैं। फायान चीनी बौद्ध यात्री हैं और हेमसांग चीनी यात्री एवं बौद्ध विद्वान हैं। भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। तो दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन साहित्य जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है, और यह चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। जैसे 4 वेद हैं, पहला ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। रामायण, महाभारत और पुराण बाद में लिखे गए, इसलिए वे सबसे प्राचीन साहित्य नहीं हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूमिस्मेटिक्स। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पुराने सिक्कों में से हमें पता चलता है कि उस समय का राजा कौन था,
राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी और धर्म, संस्कृति और व्यापक के बारे में भी जानकारी मिलती है। ध्यान रखें, न्यूमिस्टिक्स सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है और एपिग्राफी को शिलालेखों का अध्ययन कहा जाता है। पेडियोग्राफी को प्राचीन लिपियों का अध्ययन कहा जाता है और आर्कियोलॉजी को पुरातत्व का अध्ययन कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपिग्राफी कहते हैं। पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपात्रों आदि पर लिखे गए लेखों, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उस समय का राजा कौन था, युद्ध, दान, प्रशासन और धर्म के बारे में जानकारी और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, पेलियोग्राफी। दोस्तों, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है और इससे हमें यह पता चलता है कि पुराने समय में कौन सी लिपियां प्रचलित थीं, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी आदि लिपियों को पढ़ने और समझने का काम पेलियोग्राफी के माध्यम से किया जाता है। भारत में मानव जीवन के प्रारंभिक प्रमाण किस काल से मिलते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरापाषाण युग से। दोस्तों, भारत में मानव जीवन के सबसे प्रारंभिक प्रमाण पुरापाषाण युग से मिलते हैं और इस समय के लोग पत्थर के मोटे और खुरदरे औजार बनाते थे, शिकार और भोजन संग्रह करके जीवन बिताते थे और स्थायी घर नहीं बनाते थे, बल्कि गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे। प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक अवशेष। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, इसलिए उस समय के बारे में जानकारी लिखित स्रोतों से नहीं बल्कि पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, जैसे पत्थर के औजार, हड्डियां, गुफाओं के चित्र, मिट्टी के बर्तन और मानव कंकाल आदि। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार उस समय के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिलालेख, साहित्य और विदेशी विवरण बाद के काल में मिलते हैं। भारत में पुरापाषाण काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। दोस्तों, भारत में पुरापाषाण काल की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। सन 1863 में उन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम में पहला पुरापाषाण पत्थर का औजार खोजा था और इसी खोज के कारण रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूट को पुरापाषाण काल की खोज की थी इन्होंने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की थी। भारत में पुरापाषाण काल की खोज कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 में। दोस्तों, भारत में पुरापाषाण काल की खोज सन 1863 में हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के पल्लवरमन में पहला पुरापाषाण पत्थर का औजार खोजा था और इसी खोज के कारण उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ खोजे थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लवरम में। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सन 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में पुरापाषाण काल के पत्थर के उपकरण खोजे थे। यहीं से भारत में पुरापाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है?
साहित्य, पुरातत्व, लोक कथाएं या फिर नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुरातत्व। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातत्व है और पुरातत्व से हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो हजारों साल पुरानी होती हैं, जैसे पुराने मकानों के अवशेष, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, औजार और शिलालेख। इन सब के आधार पर इतिहासकार प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। साहित्य, लोक कथाएं और नाटक भी स्रोत हैं, लेकिन सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत पुरातत्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। दोस्तों, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। सन 1921 में उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की, जिसमें से इस महान सभ्यता का पता चला, और इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की। इसलिए याद रखें कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की और जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की घोषणा 1924 में की थी। भारत का प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण माना जाता है। सन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई और अलेक्जेंडर कनिंघम इससे पहले महानिदेशक बने, इसलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1861 में। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सन 1861 में हुई थी और इसकी स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक बने। ASI का मुख्य कार्य है प्राचीन स्मारकों की खोज, उनका संरक्षण, खुदाई और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा। भारतीय इतिहास का अध्ययन करने वाला विदेशी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दोस्तों, मेगास्थनीज यूनान ग्रीस का राजदूत था। उसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान जो कि पटना है अभी, वो पाटलिपुत्र थी। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिससे मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंडिका। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत के बारे में इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इंडिका से हमें मौर्यकालीन भारत की शासन व्यवस्था, समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋग्वेद है। ऋग्वेद प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। यह चारों वेदों में से सबसे पहला और सबसे पुराना वेद माना जाता है। 4 वेदों का क्रम याद रखें। पहला है ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, दूसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर आता है सामवेद
और चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं, जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 4 जो है वो वेदों की संख्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं और वो हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, दूसरा यजुर्वेद है यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित, तीसरा है सामवेद जो कि संगीत और गायन से संबंधित है, और चौथा है अथर्ववेद औषधि तंत्र मंत्र और दैनिक जीवन से संबंधित है। भारत में सबसे पहले धातु का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण काल में। भारत में सबसे पहले धातु का प्रयोग ताम्रपाषाण काल में शुरू हुआ था। ताम्रपाषाण शब्द जो है वो दोस्तों वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। यानी इस काल के लोग तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का उपयोग करते थे। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, तांबे का प्रयोग। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया वह तांबा था, और इसका कारण यह था कि तांबा प्राकृतिक रूप से आसानी से मिल जाता था। यह नरम धातु है, इसलिए इससे औजार और हथियार बनाना आसान था। इसी कारण जिस काल में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। इतिहास का वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं वह क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ऐतिहासिक काल। दोस्तों, ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। यानी जब लिखने की कला का विकास हो गया तब से इतिहास को लिखित रूप में दर्जा किया जाने लगा। तीनों कालों का अंतर समझिए। प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल लिपि तो थी लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा जा सकता है। इसलिए जिस काल के लिखित प्रमाण मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता है, और इसे आद्य ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोग की लिपि तो मिली है लेकिन आज तक उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए यह ना तो पूरी तरह प्रागैतिहासिक काल है और ना ही पूरी तरह ऐतिहासिक, बल्कि आद्य ऐतिहासिक कहलाती है। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, राजतरंगिणी। दोस्तों, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का प्रमुख ग्रंथ राजतरंगिणी माना जाता है, और इस ग्रंथ की रचना कल्लण ने 12वीं शताब्दी में की थी। इसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है, इसलिए इसे भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, काल्हण, पाणिनि या फिर पतंजलि? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काल्हण। राजतरंगिणी के लेखक काल्हण हैं। काल्हण ने 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी की रचना की थी, और इस ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। इसलिए इसे भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। भारत में मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रारंभिक औजार किसके बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थर के।
दोस्तों, मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। प्रारंभिक मानव पत्थर के औजार बनाता था और इन्हीं से शिकार करता था, लकड़ी काटता था और अपनी सुरक्षा करता था। बाद में धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। सबसे पहले तांबा, फिर कांसा और उसके बाद लोहा। इसलिए मानव द्वारा उपयोग किए गए सबसे प्रारंभिक औजार पत्थर के बने थे। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत कौन सा माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत उत्खनन से प्राप्त अवशेष माने जाते हैं और खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं मकानों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, औजार, मूर्तियां, कंकाल, आभूषण, मोहरें आदि। और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार यह पता लगाते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनकी सभ्यता कितनी विकसित थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के प्राचीन भारत के सामान्य परिचय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।